मित्रों नमस्कार। मैं एडवोकेट सुरेंदु जयपुरिया अपने इस चैनल पर पुनः एक बार आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि जयपुरिया लॉ क्लासेस के इस चैनल पर मैं अपने वकील बंधुओं को ट्रेनिंग देने का काम करता हूं और लोगों को, सामान्य लोगों को अवेयर करने का काम करता हूं, लीगली अवेयर करने का। आज एक मैं ऐसे केस के बारे में चर्चा करने जा रहा हूं जिसमें कि हमारे वकील बंधुओं के लिए काफी कुछ सीखने की गुंजाइश है। प्रोसिक्यूशन कहाँ-कहाँ गलतियां करता है और इसका फायदा कैसे उठा सकता है कोई भी वकील, इसकी चर्चा मैं यहाँ करूंगा। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण केस, ये केस है हजारीबाग जिला एवं सत्र न्यायालय के द्वारा दिए गए फांसी की सजा, जिसे कि प्रोसिक्यूशन की कमजोरी का फायदा उठाया वकील ने और हाई कोर्ट में अपनी चीजों को रखा और हाई कोर्ट ने उस अभियुक्त को, जिसे फांसी की सजा हुई थी, उसे रिहा कर दिया, उसे मुक्त कर दिया। यह 2 दिन पहले का फैसला है और आजकल में वह व्यक्ति जेल से बाहर भी आ गया। मित्रों, यह केस है हजारीबाग जिले, यह हजारीबाग जिले के चौपारण प्रखंड का एक केस है और यह ट्रिपल मर्डर का केस। ट्रिपल मर्डर कैसे? एक व्यक्ति के ऊपर यह आरोप था कि उसने अपनी गर्भवती पत्नी को मारा और अपनी बच्ची को भी मौत के घाट उतार दिया। मित्रों, मैं यहाँ पर रिपीट कर रहा हूं, आरोप था यह। इस केस में क्या था कि प्रोसिक्यूशन ने आरोप लगाया कि वह व्यक्ति, जो कि एक ट्रक में ड्राइवर या खलासी था, उसका संबंध किसी और के साथ था, किसी महिला के साथ था और उससे वह शादी करना चाहता था। इसीलिए वह अपनी पत्नी और बच्ची को उसने रास्ते से हटा दिया। यह प्रोसिक्यूशन ने आरोप लगाया और एफआईआर जो किया गया उस मृतका के पापा के द्वारा, फादर के द्वारा जो एफआईआर किया गया, उसमें भी यही आरोप लगाए गए। और उसके साथ साथ इतना ही नहीं, एफआईआर में यह भी आरोप लगाया गया कि उस लड़के का जो अभियुक्त था, उसके पिता का भी संबंध गांव में किसी महिला के साथ था और यह दोनों का, वह जो मृतिका जो थी वह विरोध करती थी। इसलिए इन सब लोगों ने मिलकर उसकी पुत्री को मार डाला। लेकिन मैं आपको बतला दूं कि इसमें प्रोसिक्यूशन कोई भी एविडेंस को सब्सटेंशिएट करने में, प्रूव करने में सफल नहीं रहा। इसमें कुल 8 गवाह थे। इस केस में कुल 8 गवाह थे और 8 गवाह में 5 गवाह जो थे वह मृतिका के रिश्तेदार थे। इन्फॉर्मेंट जो था, पीड़िता का जो पिता था, उसके वे भाई थे, वह भतीजे थे। 2 पुलिस ऑफिसर की गवाही थी और 1 डॉक्टर की गवाही। इसमें कुल 8 गवाह थे। डिफेंस के तरफ से कोई भी गवाह प्रोड्यूस नहीं किया गया था, कोई भी एविडेंस प्रोड्यूस नहीं किया गया। अब इसमें जो जो आरोप लगाए गए और जो जो एविडेंस दिए गए, उसकी चर्चा में आ गई। पहला था कॉन्फेशनल स्टेटमेंट को सामने लाया गया। लड़का से वो कॉन्फेशनल स्टेटमेंट लिया गया कि उसने अपनी गर्भवती पत्नी की हत्या कर दी और अपनी पुत्री की हत्या कर दी। कैसे कि वह बहुत डिटेल में इस पुलिस ने एलाबोरेट किया है। लेकिन मैं आपको यह बता दूं कि कॉन्फेशनल स्टेटमेंट सेक्शन 25 और 26 ऑफ द एविडेंस एक्ट के तहत यह एविडेंस नहीं माना जाता, सब्सटेंशियल एविडेंस नहीं माना जाता है, एडमिसिबल एविडेंस नहीं माना जाता है। चूंकि यह केस 2018 का था, चूंकि 2018 का था, इसीलिए पुराने सीआरपीसी और पुराने एविडेंस एक्ट के तहत केस चला। इसमें जो सेक्शन लगाए गए थे, जो चार्जेस लगाए गए थे, वो आईपीसी के तहत लगाए गए। 2024 में नया कानून बना है, तो अब सारे जो केस हो रहे हैं वो नए कानून के तहत हो रहे हैं। इसलिए मैं पुराने कानून का ही रेफरेंस देकर यहाँ पर चीज़ों को
एक्सप्लेन कर रहा हूँ। जजमेंट में भी इन्हीं सारे सेक्शंस को लाया गया है सामने। तो मित्रों, कन्फेशनल स्टेटमेंट को एडमिसिबल एविडेंस नहीं माना, लेकिन कन्फेशनल स्टेटमेंट के आधार पर यदि रिकवरी होती है तो वो फिर एविडेंस एक्ट का पार्ट हो जाता है। तो यहाँ पर यह जो घटना घटी थी उसके एक दिन के बाद, घटना घटी उसके एक दिन के बाद उस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। वह व्यक्ति वहां नहीं था, अपनी पत्नी के क्रियाक्रम के लिए आया, बाहर था वह, और पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। और पुलिस का यह कहना था कि उसके कन्फेशनल डिस्कवरी के आधार पर, कन्फेशनल डिस्कवरी क्या होती है, यदि कोई व्यक्ति ये स्वीकार करता है कि उसने मारा और वह हथियार की बरामदी कर देता है तो उसे कन्फेशनल डिस्कवरी कहते हैं, कन्फेशनल रिकवरी कहते हैं। वह सेक्शन 27 ऑफ द एविडेंस एक्ट में यह एडमिसिबल एविडेंस है और बहुत ही स्ट्रॉन्ग एविडेंस। तो पुलिस का यह कहना था कि यह कन्फेशनल स्टेटमेंट के आधार पर और उसकी निशानदेही के आधार पर वह कुदाल बरामद किया जिस कुदाल से उस महिला की मौत हुई। तीसरा इसमें एविडेंस क्या था? थर्ड एविडेंस था लोगों की गवाही। लेकिन मैं आपको बतला दूं कि इसमें कोई भी गवाह जो था वह इंडिपेंडेंट विटनेस नहीं था और कोई आई विटनेस भी नहीं था। ये सारे जो थे वह हियर विटनेस थे, और हियर विटनेस को तभी बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है जब सर्कमस्टांशियल एविडेंसेस इसको सपोर्ट करता है। यदि सर्कमस्टांशियल एविडेंसेस इसको सपोर्ट नहीं करता है तो हियर से विटनेस को बहुत ही महत्वपूर्ण नहीं माना। अब यह क्या था, थोड़ी प्रोसिक्यूशन स्टोरी पर मैं पुनः आता हूँ। यह घटना है 13 दिसंबर 2018 की, और 14 दिसंबर को उस मृतिका के पिता, उसके चाचा, उसके चचेरे भाई लोग, सभी लोग इनके इंफॉर्मेशन पर, जो लड़की का देवर था, जो मृतिका का देवर था, उसके इंफॉर्मेशन पर गांव में आए। उसने यह इन्फॉर्म किया था कि आपकी पुत्री नहीं मिल रही है रात से। तो जब वे लोग आए तो उन्होंने पाया कि एक घर से 200 फीट की दूरी पर एक कुएं के पास और उसके आगे एक फार्म था, मुर्गी फार्म था, वहां पर उस लड़की की लाश मिली और उस कुएं में उस बच्ची की लाश मिली। बच्ची को कुएं में फेंक दिया गया। यह 13 दिसंबर 2018 की। 14 दिसंबर को पुलिस ने एफआईआर दर्ज किया, और एफआईआर जो दर्ज किया उसके बाद जो 161 का बयान लिया, तो 5 जो गवाह थे उसमें 3 गवाह जो थे उन्होंने यह कहा, 161 के स्टेटमेंट में यह कहा कि लाश के पास से उस लड़की का मोबाइल फोन बरामद हुआ और वो कुदाली बरामद हुई। पुलिस ने जो सीजर लिस्ट बनाया उस समय, जब वह लाश को जब उसने देखा, और उस समय जो सीजर लिस्ट बनाया जाता है, उस समय जो सीजर लिस्ट बनाया उसके हिसाब से ये जो 3 गवाह थे उनके हिसाब से कुदाली जो था वह लाश के बगल से बरामद। पुलिस ने एफआईआर दर्ज किया 14 तारीख को ही, और इन लोगों के खिलाफ दर्ज किया एफआईआर, पिता के खिलाफ, उस लड़के के खिलाफ और उसके भाई के खिलाफ, सबके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दिया गया। और एफआईआर जब दर्ज किया गया तो उसके आधार पर जब 15 तारीख को वह लड़के की गिरफ्तारी हुई, और पुलिस का यह कहना था कि वह जो रिकवरी हुई है वह इसके स्टेटमेंट के आधार पर, कन्फेशनल स्टेटमेंट के आधार पर हुई है, और वह 15 तारीख को हुई। अब देखिए गवाह क्या कह रहा है, यह 14 तारीख को हुआ है, और वही गवाह जो 14 तारीख को कह रहा है वह 15 तारीख को जो रिकवरी दिखाया जा रहा है उस पर उसने हस्ताक्षर किया। मैं आपको बतला दूं, जब सीजर लिस्ट बनता है कोई भी कन्फेशनल रिकवरी का, तब ऐसी स्थिति में 2 इंडिपेंडेंट गवाह का होना जरूरी है, और ये इंडिपेंडेंट गवाह नहीं थे। इससे भी यह पता चलता है कि पुलिस की जो थ्योरी थी वह गलत थी, रिकवरी की जो थ्योरी थी वह गलत थी। दूसरा, पुलिस ने यह कहा कि उसने जो स्टेटमेंट दिया है, अभियुक्त ने, जो लड़के ने स्टेटमेंट दिया है,
वह स्टेटमेंट के अनुसार वो लड़का दुर्गापुर से ट्रक लेकर चला स्टील लाद कर, और उसे नेपाल जाना था, और वह पहले से मन बना चुका था कि अपनी पत्नी की हत्या करनी है, और वह अपनी प्रेमिका को यह बात बतला चुका था पुलिस के कहानी के अनुसार, पुलिस के थ्योरी के अनुसार, और जो कन्फेशनल स्टेटमेंट में लिया। और पुलिस का यह कहना था कि जब वह दुर्गापुर से चला तो उसके मोबाइल लोकेशन को ट्रेस किया गया। जब ट्रेस हुआ तो पता चला कि वह चौपारण तक आया है, अपने गांव गया है, और हत्या के समय उसका मोबाइल लोकेशन वहीं दिखा रहा था, और उसकी पत्नी का मोबाइल लोकेशन वहीं पर। ये सारी बात पुलिस ने अपने गवाही में कही। लेकिन मैं आपको यह बतला दूं कि मोबाइल लोकेशन की जो बात कही जाती है उसको प्रूव किया जाता है कॉल डिटेल रिपोर्ट के द्वारा, सीडीआर के द्वारा। यदि सीडीआर प्रोड्यूस नहीं किया गया, सीडीआर प्रोड्यूस नहीं किया गया, तब ऐसी स्थिति में उस स्टेटमेंट का कोई वैल्यू नहीं है, उस गवाही का कोई वैल्यू नहीं। तो पुलिस ने इसमें सीडीआर रिपोर्ट सबमिट किया ही नहीं। तीसरा इंपॉर्टेंट एविडेंस होता है एफएसएल का रिपोर्ट। यदि कुदाली जो पकड़ाया, वहां पर मुर्गी फार्म से कुदाली पकड़ाई, उस कुदाली में जो खून के निशान थे, मुर्गी फार्म में था तो मुर्गी फार्म में तो लगातार ही कटता रहता है मुर्गी, तो खून तो लगा ही रहेगा। तो जो एफएसएल में भेजा गया तो वहां दो चीजों पर रिपोर्ट आनी चाहिए। एक तो कुदाली का जो हत्था होता है इस पकड़ने का की लकड़ी जो होती है, उस पर उस लड़के के उंगलियों के निशान होने चाहिए थे, और दूसरा जो खून उस पर लगा हुआ था, जैसा कि पुलिस का कहना था, वह खून उस लड़की का था कि नहीं। यदि ये दोनों चीजें होती तब ऐसी स्थिति में वह फांसी की सजा बहाल हो जाती। लेकिन पुलिस ने एफएसएल रिपोर्ट सबमिट ही नहीं किया। तो ऐसी स्थिति में जो कन्फेशनल रिकवरी थी, उस रिकवरी का मतलब खत्म हो गया, क्योंकि वह एविडेंस कुछ रहा ही नहीं। अब मैं आपको बताऊं कि जितने भी एविडेंस दिए गए, कन्फेशनल स्टेटमेंट का मैंने कहा कोई वैल्यू नहीं है। जो सर्कमस्टांशियल एविडेंसेस थे, जिसमें कहा गया कि वह उस जगह पर था, तो वह सीडीआर नहीं दिया गया, तो उसका कोई वैल्यू नहीं है। और जब वो सर्कमस्टांशियल एविडेंस स्टैब्लिश नहीं हुआ तो हियरसे विटनेस का भी कोई वैल्यू नहीं है। मैंने कहा कि कोई विटनेस उसमें नहीं था, सिर्फ हियरसे विटनेस। तो जब सर्कमस्टांशियल एविडेंसेस प्रूव नहीं किया जा सका, तब ऐसी स्थिति में हियरसे विटनेस का कोई वैल्यू नहीं था। इसके अलावा जो रिकवरी हुई थी कुदाल की, उसके सीजर लिस्ट में कोई इंडिपेंडेंट विटनेस का सिग्नेचर नहीं था। पुलिस ने अपने डायरी में लिखा है कि वहां पर 100 से ज्यादा ग्रामीण खड़े थे, लेकिन न तो उसने किसी ग्रामीण से पूछा और न ही उनका हस्ताक्षर लिया, और न ही यह जानने की कोशिश की कि यहाँ पर यह मर्डर कैसे हुआ, किसी ने उसकी आवाज सुनी या न सुनी, क्योंकि अगल बगल तो पूरी बस्ती ही थी, या उस लड़के को देखा गया उसके पहले। पुलिस ने किसी का स्टेटमेंट नहीं दिया, और इसके साथ साथ एफएसएल रिपोर्ट भी सबमिट पुलिस ने नहीं किया। आप सोचिए कि कितनी लचर तरीके से पुलिस ने यह कहानी गढ़ी। उसे पुलिस को बहुत आसानी के साथ एफआईआर के आधार पर नाम मिल गया और उसने उसको गिरफ्तार कर लिया। दूसरी बात यह है, उसने सिर्फ इस पर ही जो चार्जशीट पुलिस ने सबमिट किया, उसमें इस अभियुक्त को ही सिर्फ दोषी माना। उसके पिता को, उसके भाई को, और वह जो महिला का नाम था, सबको उसने इससे अलग कर दिया। तो पुलिस सिर्फ अपनी खाना पूर्ति कर रही थी। इतने कमजोर एविडेंस के साथ वह कोर्ट में गई थी। लेकिन अब हजारीबाग में जो जीरा एवं सत्र न्यायालय का जो जजमेंट था, वह भी कितना लचर जजमेंट था, यह मैं आपको बतलाता हूँ। और कितना इनजस्टिस हुआ, मिसकैरेज ऑफ जस्टिस था उस व्यक्ति के साथ। कोर्ट ने यह कहा कि कन्फेशनल स्टेटमेंट के आधार पर भी सजा दी जा सकती है, जबकि उसका एविडेंटरी वैल्यू कुछ भी नहीं है, मैंने आपको बताया। उसने यह कहा कि यह ठीक है कि पुलिस ने सीडीआर जमा नहीं किया है, लेकिन कन्फेशनल स्टेटमेंट में यह आया है कि वह यहाँ 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 गया था
और उसका लोकेशन मिल रहा था पुलिस के स्टेटमेंट के अनुसार। तो जब सीडीआर नहीं जमा किया गया तो पुलिस के डायरी का, पुलिस के चार्जशीट का, पुलिस की गवाही का 164 में कोई मतलब नहीं था। जज साहिबा ने यह कहा कि वह जो कन्फेशनल डिस्कवरी हुई है, ठीक है ना, कन्फेशनल जो रिकवरी हुई है वह रिकवरी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके आधार पर भी सजा होएगी, लेकिन वह कुदाली से मारा गया या नहीं मारा गया इसका कोई प्रूफ पुलिस ने दिया ही नहीं, प्रोसिक्यूशन ने दिया ही नहीं। इस सारी चीजों को प्रोसिक्यूशन प्रूव करने में बिल्कुल असफल रहा, लेकिन जज साहिबा ने इन सारे चीजों को किनारे कर इमोशन के आधार पर सिर्फ फांसी की सजा सुना दी। यह केस जब हाई कोर्ट में आया, हाई कोर्ट में अभियुक्त की तरफ से मैं ही वकालत कर रहा, मैंने इन सारी चीजों को सामने लाया और सामने लाने के बाद जज साहब ने इसे अप्रिशिएट किया और साथ ही साथ उसे रिहा भी किया। सिर्फ एक ही बहस हुई और उसने उसे रिहा कर दिया। दूसरी कमजोरी मैं बतला रहा हूं जिला एवं सत्र न्यायालय की, फांसी की सजा जो दी जाती है वो रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में दी जाती है। देखिए, मर्डर जब होता है तो दो चीजें होती है, उसमें अफेक्टेड दो तरह से होते हैं लोग। एक तो इंडिविजुअल जो मरा वो तो मर ही गया, उसके परिवार के लोग अफेक्टेड होते हैं, ये सामान्य मर्डर की श्रेणी में आता है। दूसरा जो घृणित कृत्य है जिससे पूरा समाज अफेक्टेड होता है, जैसे रेप कर मर्डर कर दिया गया, गैंग रेप किया गया, जैसे निर्भया मर्डर केस, जैसे अभी आरजी कर मेडिकल कॉलेज में रेप कर मर्डर केस हुआ, मर्डर हुआ, वैसे केस को घृणित केस माना जाता है, हीनस क्राइम माना जाता है और उससे समाज इफेक्टेड होता है। ऐसे में मौत की सजा दी जा सकती है, फांसी की सजा दी जा सकती है और इसे डिफाइन किया है बहुत ही अच्छे से बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब के केस में। 1980 का यह केस है सुप्रीम कोर्ट में कि किसे हम हीनस क्राइम मानेंगे, किस केस में फांसी की सजा दी जा सकती है, किस केस में नहीं दी जा सकती है। तो उसने स्पष्ट तौर पर कहा कि जहां पर बहुत ही हीनस क्राइम है और जहां पर समाज अफेक्टेड है, उससे पूरा समाज अफेक्टेड है और इन जनरल पब्लिक अफेक्टेड है, पूरे जनमानस को उद्वेलित कर इस घटना ने रख दिया हो, तब ऐसी स्थिति में फांसी की सजा दी जा सकती है। दूसरा, फांसी की सजा देने के क्रम में यह देखना आवश्यक है कि जो क्रिमिनल है, जो अभियुक्त है, उसका क्राइम रिकॉर्ड क्या है, क्या वह इस तरह की घटना को पहले भी अंजाम दे चुका है, और यदि नहीं दिया है तब ऐसी स्थिति में उसको कंसीडर किया जाना चाहिए। तीसरा, अभियुक्त की उम्र क्या है, यदि अभियुक्त की उम्र कम है तब ऐसी स्थिति में उसे सुधरने का मौका मिलना चाहिए क्योंकि उसकी बहुत लंबी जिंदगी पड़ेगी। लेकिन यहाँ पर इन तीनों चीजों को किनारे कर दिया। पहला मैं आप लोगों को बतलाऊं कि यह जो मर्डर था वह बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट पंजाब के सुप्रीम कोर्ट के प्रतिपादित नियमों के अनुसार यह हीनस क्राइम नहीं था और रेयरेस्ट ऑफ द रेयर नहीं था। उसने उस जजमेंट में यह भी कहा है कि यदि रेयरेस्ट ऑफ द रेयर हो तभी फांसी की सजा दी जा सकती है। इसे कोर्ट ने रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस माना नहीं, इसके बावजूद भी लोअर कोर्ट ने फांसी की सजा दी। दूसरा, अभियुक्त का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं था, इसके पहले अभियुक्त के ऊपर एक छोटा मोटा भी केस नहीं हुआ था, उसका कोई रिकॉर्ड ऐसा नहीं था। तीसरा, अभियुक्त की उम्र मात्र 28 साल, ये सारी चीजें जो थी और इन सब से ऊपर कोई एविडेंस को प्रूफ नहीं किया गया था। इसके बावजूद भी हजारीबाग जिला एवं सत्र न्यायालय में एडिशनल सेशन जज ने इसमें फांसी की सजा दे दी। लेकिन मित्रों, मैं आपको कहूंगा कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जो होता है वो चीज़ों को बहुत अच्छे से इवेल्युएट करता है, देखता है, समझता है और उसके आधार पर निर्णय लेता है। और कोर्ट ये निर्णय पर पहुंचा कि इसमें फांसी की सजा क्या, कोई भी सजा नहीं हो सकती है और उसने उस व्यक्ति को रिहा कर दिया। मैंने सिर्फ एक डेट में इसमें बहस किया है मित्रों, ठीक है। उम्मीद करता हूं
आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, और यदि वीडियो पसंद आया है तो उसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को जरूर दाब दें, जिससे कि जो भी लेटेस्ट वीडियो है वो आप लोगों तक मिलता रहे। धन्यवाद।